हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं रासायनिक बंध और आणविक संरचना, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बंध पैरामीटर, यानी बंध से संबंधित कुछ परिभाषाएं चल रही हैं, जिसमें आज है बंध ऊर्जा। तो बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं आप सुनिए। आप गैसीय अवस्था में और कोई जो अणु है, उस अणु में जो गैसीय परमाणु होते हैं, उन गैसीय परमाणुओं के बीच में जो बंध होता है, उस एक मोल बंध को तोड़ने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे बंध ऊर्जा कहा जाता है। दोबारा फिर सुनिएगा कि कोई जो अणु है, उस अणु में जो गैसीय अवस्था में परमाणु है, उन परमाणुओं के बीच में एक मोल बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे बंध ऊर्जा कहा जाता है। मैं यूं बताऊं आपको, जैसे मैंने बताया कि H2 है, H2 गैसीय अवस्था में होना चाहिए, फिर इसमें HH परमाणु वो भी गैसीय अवस्था में हो, और उन HH परमाणुओं में तोड़ने के लिए हमें एक मोल जो बंध है उसको तोड़ने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसे बंध ऊर्जा कहा जाएगा। जैसे याद रखना, ये ज्ञात किया हुआ है एक्सपेरिमेंट से, प्रयोगों से, कि H2 अणु में HH जो गैसीय परमाणु है, उनके बीच में एक मोल बंध तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, वो 435.8 किलो जूल मोल इनवर्स, ये ऊर्जा का मात्रक है। किलो जूल मोल इनवर्स, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो H2 अणु में जो 2H परमाणु हैं, उनके बीच में जो बंध है एक मोल वाला, उस बंध को तोड़ने के लिए। तो ठीक है, आप याद रखना। इसी प्रकार O2 जैसे अणु है, तो O2 में आप याद रखना, O2 अणु में आप जानते हो ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में, दूसरा ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में। तो O2 अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में जो एक मोल बंध है, उसको तोड़ने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, याद रखना, वो 498 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। ये एक्सपेरिमेंट से ज्ञात किए गए हैं। इसी प्रकार N2 अणु जो नाइट्रोजन अणु होता है, और याद रखना सारे के सारे ये गैसीय अवस्था में होने चाहिए। तो नाइट्रोजन अणु में जो N परमाणु गैसीय अवस्था में है, और फिर दूसरा N परमाणु गैसीय अवस्था में है, और इन N परमाणुओं के मध्य जो एक मोल बंध है, उस बंध को तोड़ने के लिए और जिस ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो उसे नाइट्रोजन के लिए बंध ऊर्जा कहा जाएगा, और वो बंध ऊर्जा 946 किलो जूल मोल इनवर्स होती है N2 अणु के लिए। ठीक है ना। तो ये सामान्य सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बार पुनः परिभाषित कर देते हैं बॉन्ड एनर्जी को, कि किसी अणु में गैसीय अवस्था में जो परमाणु है, उन परमाणुओं के मध्य एक मोल बंध को तोड़ने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे बंध ऊर्जा कहा जाता है। H2 अणु में HH जो गैसीय अवस्था में परमाणु है, उनको तोड़ने के लिए 435.8 किलो जूल मोल इनवर्स ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार O2 अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य जो एक मोल बंध है, उसको तोड़ने के लिए 498 किलो जूल मोल इनवर्स ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ठीक इसी प्रकार N2 अणु में जो नाइट्रोजन गैसीय परमाणु है, उनके मध्य उपस्थित एक मोल बंध को तोड़ने के लिए 946 किलो जूल मोल इनवर्स ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट से ज्ञात किए गए हैं। ऐसे अणु जिनमें 3 या 3 से अधिक परमाणु हो, ऐसे अणु जिनमें 3 या 3 से अधिक परमाणु हो, और ऐसी स्थिति में कोई दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच के बंध कोण के मान को बंध कोण कहा जाता है। मैं एग्जांपल देके बताऊं, जैसे
जल का अणु इस प्रकार होता है। और जल के अणु की संरचना बनाई तो यूं इस प्रकार इसकी संरचना है वो स्पेक्ट्रमी विधि से ज्ञात की गई है। इस प्रकार संरचना होती है और इसमें याद रखना 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन परमाणु पर। तो अब 2 H परमाणुओं के बीच में यहां जो है ये बंध कोण ज्ञात किया गया है 104.5 डिग्री। 104.5 डिग्री 2 परमाणुओं के बीच में ज्ञात किया गया है। तो अब बंध कोण है इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ऐसे अणु जिनमें 3 या 3 से अधिक परमाणु हो। इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन परमाणु 1 ऑक्सीजन परमाणु, तो 3 हो गए या फिर 3 से अधिक भी हो सकते हैं। तो ऐसे अणु जिनमें 3 या 3 से अधिक परमाणु उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में कोई दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच के बंध कोण के मान को बंध कोण कहा जाता है। 2 निकटवर्ती परमाणुओं के बीच के बंध कोण के मान को बंध कोण कहा जाता है, बॉन्ड एंगल कहा जाता है। और बॉन्ड एंगल को हमेशा डिग्री में ज्ञात किया जाता है। किस में ज्ञात करते हैं? डिग्री में ज्ञात करते हैं। याद रखना, डिग्री में ज्ञात करते हैं बंध कोण के मान को। और बंध कोण का जो मान है वो अणुओं में हमेशा स्पेक्ट्रमी विधियों से ज्ञात किया जाता है। स्पेक्ट्रमी विधियों से ज्ञात किया जाता है। और याद रखना, बंध कोण के मान से किसी अणु या आयन की आकृति का निर्धारण किया जाता है। बंध कोण के मान से क्या बेनिफिट है? बंध कोण का मान हमें ज्ञात हो तो हम उस अणु की आकृति या उस आयन की आकृति है वो ज्ञात कर सकते हैं, वो निर्धारित कर सकते हैं। तो ये सामान्य सी बात आप याद रखना। इसी प्रकार जैसे अमोनिया है NH3, तो याद रखना अमोनिया की आकृति कुछ इस प्रकार ऐसे होती है। अमोनिया की आकृति, तो अमोनिया की आकृति में यहां जो बंध कोण का मान है वो याद रखना 107 डिग्री होता है। 107 डिग्री होता है अमोनिया में बंध कोण का मान इन 2 निकटवर्ती परमाणुओं के बीच में। तो ये सारी बातें स्पेक्ट्रमी विधियों से ज्ञात की गई हैं। किसी अणु में जो परमाणु होते हैं और परमाणुओं के मध्य बंधों की जो संख्या होती है उसी संख्या को हम बंध कोटि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाऊं आप लोगों को, H2 है, याद रखना H2 में H सिंगल बॉन्ड H होता है। O2 है तो उसमें O डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है ना, O डबल बॉन्ड O होता है। N2 है उसमें N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो ये अणु है, उधर वाले ये परमाणु है, ठीक है ना। तो किसी अणु में परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधों की संख्या को बंध कोटि कहते हैं। याद रखना, जैसे H2 में बंध कोटि यानी बॉन्ड 1 है तो कहने का अर्थ बंध कोटि का मान 1 हो जाएगा। O2 में O परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या 2 है तो बंध कोटि का मान 2 हो जाएगा। N2 अणु में और N परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या 3 है तो बंध कोटि का मान 3 हो जाएगा। तो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या को बंध कोटि कहा जाता है, बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। किसी अणु की वास्तविक संरचना को जब एक लुईस संरचना से प्रदर्शित नहीं किया जा सके, किसी अणु की वास्तविक संरचना को जब केवल एक लुईस संरचना से प्रदर्शित नहीं किया जा सके, तो ऐसी स्थिति में उस अणु को समान ऊर्जा, समान बंधित और अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सहित प्रदर्शित किया जाता है। तो उस संरचना को अनुनादी संरचना कहा जाता है और इस घटना को अनुनाद कहते हैं। मैं आपको यहां समझा रहा हूं, एग्जांपल देखिए। जैसे CO2 है, CO2 को मैं आपके सामने समझाऊं तो याद रखना इसकी वास्तविक संरचना है वो इस प्रकार से यूं बनती है। इसमें कार्बन 1 तो 1 कार्बन आ गया, ऑक्सीजन 2 तो 2 ऑक्सीजन आ गए। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे दोनों तरफ 2-2 करके।
ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इधर भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 बॉन्ड इधर भी बन रहे हैं। तो फिर CO2 की ये वास्तविक संरचना है, ये वास्तविक संरचना है। याद रखना, इस वास्तविक संरचना को जब हम लुईस संरचना द्वारा प्रदर्शित करना चाहें और एक लुईस संरचना से मैं इसको प्रदर्शित ना करूं, ना कर पाऊं एक लुईस संरचना से, तो फिर कुछ अन्य संरचनाएं हैं वो इसके समान लिखी जाती हैं और उन्हें लुईस संरचनाएं कहा जाता है और इस संपूर्ण घटना को अनुनाद कहा जाता है। ठीक है ना? तो याद रखना, वो अनुनादी संरचना में लिख रहा हूं, जैसे ये वास्तविक संरचना है। अब आप लिखना चाहो तो यूं कर सकते हो, कार्बन को एक तरफ रखिए और यहां से एक बॉन्ड यहां इस साइड ले, किसी भी साइड ले लीजिए एक बॉन्ड आप इधर लिख लीजिए तो एक ये बन गया। मैं लगा देता हूं ये तीर का निशान कि इस संरचना से मैं ये बना रहा हूं। तो कार्बन को मैंने बीच में लिखा, दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, तो मैं एक बार सिंगल बॉन्ड यहां से यहां ले गया तो एक साइड में तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक साइड में केवल सिंगल बॉन्ड हो गया। अब होगा क्या, कार्बन के तो 4 बॉन्ड पूरे हैं लेकिन ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड कम हो रहे हैं। इस साइड में एक बॉन्ड कम हो गया, इधर एक बॉन्ड बढ़ गया। जहां बॉन्ड बढ़ जाए वहां प्लस लगा दिया करो, जहां बॉन्ड कम हो जाए वहां माइनस लगा दिया करो। ठीक है? अब ये संरचना बन गई। अब एक संरचना को और मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो इसे जस्ट अपोजिट कर दूंगा, ये ट्रिपल बॉन्ड यहां कर दूंगा, सिंगल बॉन्ड यहां कर दूंगा अगली संरचना में। तो फिर आप इस प्रकार इसे यूं लिख सकते हो, इस प्रकार से। तो ये 2 अनुनादी संरचनाएं बन गई और ये वास्तविक संरचना बन गई। ठीक है ना? और अब इससे तो मैं बोलूंगा अनुनादी संरचनाएं, और ये संपूर्ण घटनाक्रम कहलाएगा अनुनाद। क्या कहलाएगा? अनुनाद। तो किसी अणु में वास्तविक संरचना को जब एक लुईस संरचना द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सके तो ऐसी स्थिति में उसे समान ऊर्जा, समान बंधित और अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सहित प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसी संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहा जाता है और इस घटना को अनुनाद कहते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन या आपके ओजोन में देखिए, ओजोन में आप यूं बनाओगे, ओजोन में इस प्रकार से एक संरचना बनेगी। ठीक है ना? तो इस O के देखिए, इस O के 3 बॉन्ड हो रहे हैं, तो यहां प्लस कर देता हूं, क्या दिक्कत है? और इस O में 2 बॉन्ड पूरे, ठीक है। इस O में एक ही बॉन्ड हो रहा है तो फिर यहां माइनस कर देता हूं और अब इसका दूसरा रूप बनाऊं तो यहां U बन सकता है, दूसरा रूप। इनको चेंज कर दूंगा, ये वाला इधर कर दूंगा, ये वाला इधर कर दूंगा। ठीक है ना? तो क्या बनेगा, ऊपर तो O प्लस, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से यूं हो जाएगा। तो अब ये आपके अनुनादी संरचनाएं हैं एक दूसरे की। तो इस प्रकार से अनुनादी संरचनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। किसी ध्रुवीय अणु की ध्रुवणता को, किसी ध्रुवीय अणु की ध्रुवणता को जिस माप द्वारा मापा जाता है उस माप को द्विध्रुवीय आघूर्ण कहते हैं। किसी ध्रुवीय अणु की ध्रुवणता को जिस माप द्वारा मापा जाता है उस माप को द्विध्रुवीय आघूर्ण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में यूं समझाऊं आप लोगों को मैं, जैसे AB एक अणु है और इस अणु में 2 आयन हैं A और B। कहने का अर्थ AB अणु है और जब हम इसको तोड़ें तो यह A प्लस और B माइनस के रूप में टूट जाता है। तो मैं कहूं कि इस अणु में जो ये आपके धनायन और ऋणायन है तो ये 2 आवेश हो गए, यानी किसी अणु में और 2 ध्रुवीय परमाणुओं, मेरी परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा, किसी अणु में 2 ध्रुवीय, इसमें 2 ध्रुव बन गए, धनावेशित और ऋणावेशित। किसी अणु में 2 ध्रुवीय परमाणुओं पर उपस्थित आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुवीय आघूर्ण कहा जाता है। याद रखना, इस पर धनावेश Q है, इस पर ऋणावेश Q है। ठीक है ना? और इन दोनों के बीच की दूरी ये R है। तो किसी ध्रुवीय अणु में उपस्थित परमाणुओं पर उपस्थित आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुवीय आघूर्ण कहा जाता है। द्विध्रुवीय आघूर्ण को ग्रीक भाषा
के म्यू शब्द से प्रदर्शित किया जाता है। ग्रीक भाषा के म्यू शब्द से द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाते हैं। और याद रखना, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डिबाई होता है। मात्रक क्या होता है? डिबाई होता है, जिसे कैपिटल डी से दर्शाते हैं। और याद रखना, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है और इसमें दिशा कम विद्युत ऋणता वाले परमाणु से अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु की तरफ होती है। जैसे HF की बात करूं मैं, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड जो कि पानी की तरह तरल होता है, जल की तरह तरल होता है, तो HF, तो इसमें याद रखना H और F बॉन्ड इस प्रकार से यूं बंधे रहते हैं। तो H की विद्युत ऋणता तो कम होती है, F की अधिक होती है। तो जब हम इसको दर्शाएं अपने, तो हम इनके ऊपर एक तीर का निशान यूं इस प्रकार से लगा देंगे और तीर के निशान को पीछे की तरफ से क्रॉस कर देंगे। ये द्विध्रुव आघूर्ण का निशान है और दिशा है। ये बता रही है कि कम ऋणता वाले परमाणु से अधिक ऋणता वाले परमाणु की तरफ और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है और यह एक सदिश राशि है। मात्रक डिबाई होता है। जैसे CO2 में द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करें तो पहले CO2 की संरचना को इस प्रकार लिखा जाता है। इसमें ध्यान देना, कार्बन की ऋणता ऑक्सीजन से कम होती है तो ऑक्सीजन की अधिक होती है, तो यहां से दिशा इस ओर यूं हो जाएगी और इस साइड में दिशा इससे यूं इधर हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है तो इधर हो जाएगी। तो वो ऑक्सीजन परमाणु इधर आपके सदिश उसका इधर है, यानी कहने का अर्थ है उसका जो परिणामी सदिश है वो उस तरफ है, इसका परिणामी सदिश है द्विध्रुव आघूर्ण का मान वो इधर है, तो इसका परिणामी जो बोलूंगा द्विध्रुव आघूर्ण का मान वो शून्य हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी प्रकार H2O की बात करते हैं। H2O की संरचना कुछ इस प्रकार यूं होती है, आप ध्यान देना। इसमें ऑक्सीजन की ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है तो फिर सदिश यूं हो जाएगा इस साइड में और यहां भी ये दिशा इस साइड में यूं हो जाएगी। और आप देखोगे कि यहां ऑक्सीजन परमाणु में लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन परमाणु में लोन पेयर होते हैं, तो फिर इसमें परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो शून्य तो नहीं होगा, शून्य तो नहीं होगा क्योंकि एक ही तरफ खींचा जा रहा है, तो फिर यहां म्यू इज इक्वल टू नॉट 0, यानी यहां 0 तो नहीं है, कुछ ज्यादा ही है। और कितना है वो तो एक्सपेरिमेंट से ज्ञात करके बताया गया है कि इसमें जो म्यू का मान आता है वो 4.90 गुणा 10 की पावर -30 कूलाम इंटू मीटर होता है। 4.90 गुणा 10 की पावर -30 कूलाम सी और एम मीटर, कूलाम इंटू मीटर होता है। ये इसमें ज्ञात किया गया है, यानी शून्य नहीं होता, शून्य से कुछ अधिक होता है, ये जल में ज्ञात किया गया है। इसी प्रकार अमोनिया में देखना, अमोनिया में क्या होता है, NH3 की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। NH3 की संरचना इस प्रकार होती है। यहाँ एक लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर में मतलब यहाँ यूं लोन पेयर की वजह से, और देखना इस लोन पेयर का तो ऊपर की तरफ होता है, लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है तो इसके आघूर्ण की दिशा इस प्रकार से यूं हो जाएगी। और यहाँ नाइट्रोजन की ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है तो फिर यहाँ नाइट्रोजन की तरफ दिशा हो जाएगी। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, तो यहाँ भी दिशा नाइट्रोजन की तरफ हो जाएगी, यहाँ भी दिशा नाइट्रोजन की तरफ हो जाएगी। तो याद रखना इसमें जो परिणामी आपके आघूर्ण का मान है तो वो कुछ शून्य तो नहीं है, शून्य से कुछ अधिक होता है, शून्य से कुछ अधिक होता है, शून्य तो नहीं है, इतना याद रखना है आपको। इसी प्रकार BF3 में ज्ञात करें बोरॉन फ्लोराइड में, तो याद रखना BF3 में कुछ संरचना इस प्रकार बनती है। बोरॉन फ्लोराइड में यहां F लगा देता हूं, तो यहां F अधिक विद्युत ऋणता वाला परमाणु है तो दिशा इसकी तो यहां से यूं हो जाएगी, इधर वाली दिशा इसकी यूं यहां हो जाएगी,
इधर वाली दिशा यूं हो जाएगी। तो फिर याद रखना, जितना दोनों एफ उस साइड में और आपके परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, उतना इधर वाला एफ इधर करता है इस साइड में, तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ म्यू बराबर 0 हो जाता है।